नमस्कार, स्वागत है आपका इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल के सुबह के समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश से जुड़ी खबरों से। महाराष्ट्र में तबाही मचाकर निकला निसर्ग तूफान, 2 लोगों की हुई मौत। मुंबई में कई जगह पेड़ गिरने से रास्ते हुए बंद। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। निसर्ग तूफान ने मुंबई में तबाही मचा दी। तूफान ने करीब 5 घंटे तक मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों को परेशान किया। इस दौरान निसर्ग तूफान ने काफी नुकसान किया। महाराष्ट्र में अब तक इस तूफान से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने बदले नियम, अब बिना लक्षण वाले यात्रियों को 7 दिनों तक रहना होगा होम क्वारंटाइन। दिल्ली सरकार ने घरेलू यात्रियों के लिए होम क्वारंटीन के नियम बदल दिए हैं। अब राजधानी पहुंच रहे कोरोना लक्षण मुक्त सभी यात्रियों के लिए घर में आवश्यक रूप से 14 दिन तक क्वारंटीन में रहने की अवधि घटाकर 7 दिन कर दी गई है। सरकार ने एक आदेश में सभी जिलाधिकारियों को नियम के क्रियान्वयन पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के मुख्य सचिव व दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि एयरपोर्ट, रेलवे और परिवहन विभाग यात्रियों की जानकारी हर रोज राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को सौंपेंगे। आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी लक्षण मुक्त यात्रियों को 14 दिन की स्वास्थ्य निगरानी की जगह खुद को 7 दिन के लिए घर में पृथकवास में रहना होगा। ये आदेश ऐसे दिन आया जब दिल्ली में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 1513 नए मामले सामने आ चुके हैं। असम में बाढ़ के हालात में थोड़ा सुधार, 11 जिलों के 2,72,000 लोग हुए प्रभावित, मरने वालों की संख्या हुई 10। असम में बाढ़ के हालात में बुधवार को थोड़ा सा सुधार देखा गया। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है। अधिकारियों ने ये जानकारी शेयर करी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार गोलपाड़ा जिले के लखीपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा गोलपाड़ा, नागांव, होजई और कछार जिलों के कम से कम 1.45 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इस वक्त असम के 33 जिलों में से 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। ये जिले हैं लखीमपुर, धेमाजी, नगांव, बारपेटा, होजई, दरंग, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़, गोलपारा, पश्चिमी कार्बी आंगलोंग और तिनसुकिया। असम में राज्य सरकार 5 जिलों में 57 राहत शिविर और वितरण केंद्र चला रही है, जहां 16,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में 1.5 महीने में 11वीं बार लगे भूकंप के झटके। दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पिछले 1.5 महीने में 11 बार भूकंप के झटके लग चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को भी कम तीव्रता के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र दक्षिण पूर्व नोएडा रहा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.2 मापी गई है। लगातार आ रहे भूकंप के पीछे विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वक्त में ये एनसीआर के लिए बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में धरती के अंदर प्लेटों के एक्टिव होने से ऊर्जा निकल रही है, जिससे रह रहकर झटके महसूस हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीने में दिल्ली और आसपास का इलाका 11 बार भूकंप से कांप चुका है। इनमें से ज्यादातर भूकंप काफी कम तीव्रता वाले थे और इसलिए इनका झटका ज्यादा महसूस नहीं किया गया। हालांकि शुक्रवार यानी कि 29 मई को दिल्ली और आसपास के इलाके में झटका जोर का था, जिसने लोगों को डरा दिया। इसका केंद्र हरियाणा में रोहतक था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई। गलवान घाटी में पीछे हटी भारत चीन सेनाएं, 6 जून को होगी वार्ता।
लद्दाख में पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद में नया मोड़ आ गया है। एक बार फिर भारत ने ड्रैगन को घुटनों पर ला दिया है। खबर आ रही है कि चीन सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA गलवान घाटी से 2 किलोमीटर पीछे हट गई है, जबकि भारत की सेना भी 1 किलोमीटर अंदर आ गई है। दरअसल पैंगोंग झील के फिंगर 4 इलाके में दोनों देशों की सेनाओं के कैंप लगे हुए थे। भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब पिछले 1 महीने से चली आ रही तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य बनाने के बारे में शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। सेना के सूत्रों के अनुसार ये बैठक लद्दाख में चुशूल मोल्डो स्थित बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर होगी, जो इस तरह की बैठकों के लिए लद्दाख में निर्धारित 2 केंद्रों में से एक है। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर करेंगे, जबकि चीन की ओर से उनके समकक्ष सैन्य अधिकारी बातचीत के लिए आएंगे। मंगलवार को सेना की 3 डिवीजन के प्रमुख, जो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने अपने चीनी समकक्ष के साथ इस मुद्दे पर बात की थी, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही थी। इसके बाद शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक का निर्णय लिया गया। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को एक टेलीविजन चैनल के साथ बातचीत के बाद ट्विटर पर कहा था कि चीन के साथ भारत की बातचीत चल रही है, बातचीत का सिलसिला चल रहा है, इसलिए मैं संदेह व्यक्त नहीं करना चाहूँगा। बातचीत के जरिए यदि मुद्दा सुलझ जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं। सिंह ने कहा कि ये समस्या दोनों देशों की अपनी अपनी धारणा के कारण हो रही है, जिससे सीमा को लेकर मुठभेड़ है। दोनों सेनाओं के सैनिक सीमा पर अच्छी खासी संख्या में जमा हो रखे हैं। रक्षा सचिव में दिखे कोरोना के लक्षण, 35 अफसर घर पर क्वारंटाइन। रक्षा मंत्री राजनाथ भी नहीं आए दफ्तर। रक्षा सचिव अजय कुमार में बुधवार को कोविड-19 संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने उनके संपर्क में आए लोगों को पता लगाने को लेकर व्यापक अभियान चलाया। बुधवार सुबह कुमार में लक्षण दिखाई देने की जानकारी होने के बाद रायसीना हिल्स के साउथ ब्लॉक में मंत्रालय के मुख्यालय में कार्यरत कम से कम 35 अधिकारियों को घरों में ही क्वारंटीन में भेजा गया है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि रक्षा सचिव में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई अथवा नहीं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इस मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं सेना के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि कुमार संक्रमित पाए गए हैं। माना जा रहा है कि सावधानी बरतने के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यालय नहीं आए। रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख के कार्यालय साउथ ब्लॉक के प्रथम तल पर है। इस बात का पता नहीं चल पाया कि कुमार को किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है या नहीं। तेलंगाना में 13 साल की नाबालिग लड़की की कराई गई शादी, दर्ज होगा केस। तेलंगाना में एक नाबालिग की शादी का मामला सामने आया है। यहां मेडचल जिले में एक 13 साल की लड़की की शादी 22 साल के लड़के से कराई गई है। बालानगर की डिप्टी कमिश्नर PV पद्मजा ने कहा कि पुलिस मामले में FIR दर्ज करेगी। उन्होंने बताया कि ये शादी 1 जून को कराई गई थी। वहीं DCP पद्मजा ने बताया, महिला और बाल कल्याण विभाग एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसके आधार पर हम मामला दर्ज करेंगे और उसी के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं एक चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट ने शादी कराने वाले शख्स को गिरफ्तार करने की मांग की है। चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट अच्युत राव ने कहा, हमने साइबराबाद के कमिश्नर और बालानगर की DSP पद्मजा रेड्डी एवं महिला और बाल कल्याण विभाग को इसकी सूचना दी है। जिस लड़की की शादी करवाई गई उसकी उम्र 12 से 13 साल के बीच है, जबकि लड़का 22 साल का है। हमारी सरकार से मांग है कि नाबालिग से शादी करने वाले शख्स और इस अपराध को बढ़ावा देने वाले अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। मामले में आगे की जांच अभी फिलहाल चल रही है। असम में कोरोना संकट और बाढ़ के बाद गैस लीक, जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठन के दिए गए आदेश।
असम में कोरोना संकट और बाढ़ के बाद हुई गैस रिसाव ने लोगों के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। अब इस हादसे में असम वन विभाग के पीआरओ सेलन पांडे अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि 27 मई को तिनसुकिया जिले के बागजान इलाके में एक तेल के कुएं से गैस रिसाव की घटना पर जांच तेजी से हो। निर्देश देते हुए उन्होंने साथ ही कहा कि इस मामले में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए जो इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई के लिए उपाय सुझाए। असम के तिनसुकिया के बागजान गांव में स्थित इस प्लांट में 27 मई को विस्फोट हो गया था, जिसके बाद इस कुएं से रिसाव होने लगा। इसके बाद कुएं के दायरे में रहने वाले कम से कम 2000 लोगों को यहां से हटाया गया। सभी लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। यहां पर राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस रिसाव पर 6 दिन में भी काबू नहीं पाया जा सका। केरल में हथनी की हत्या पर पूरे देश में गम और गुस्सा। मेनका ने राहुल से पूछा सवाल। केरल में गर्भवती हथनी को बर्बरता से मारे जाने की घटना से पूरा देश हैरान है। हर कोई हथनी की दर्दनाक मौत पर शोक जता रहा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। इस बीच पशु अधिकारियों पर काम करने के लिए मशहूर भाजपा सांसद मेनका गांधी ने काफी सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि केरल में हर तीसरे दिन एक हाथी को मारा जाता है। उन्होंने कहा कि खासकर मल्लापुरम जिला जानवरों ही नहीं इंसानों पर बर्बरता की घटनाओं के लिए पूरे देश में कुख्यात है। मेनका ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा, राहुल गांधी उसी इलाके से सांसद है, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। आपको बता दें कि मल्लापुरम में गर्भवती हथनी को बर्बरता से मारे जाने की घटना पर मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने भी आक्रोश प्रकट किया है। उन्होंने इस घटना में न्याय की मांग की है। टाटा ने ट्वीट किया कि मैं ये जानकर बेहद दुखी और स्तब्ध हूं कि लोगों के एक समूह ने एक निर्दोष, निष्क्रिय और गर्भवती हथनी को पटाखे भरा अनानास खिलाकर मार डाला। निर्दोष जानवरों के खिलाफ ऐसे आपराधिक कृत्य इंसानों के सोची समझी हत्या से कम नहीं है। इसके लिए न्याय होना चाहिए। साथ ही कप्तान कोहली इस घटना से बहुत आहत और गुस्से में है। उन्होंने भी ट्वीट कर इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि केरल में जो कुछ हुआ उसके बारे में सुनकर बहुत आहत हूं। उन्होंने कहा कि हमें जानवरों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए और उनके खिलाफ ऐसी कायराना हरकतें बंद होनी चाहिए। कोहली ने हथनी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की तस्वीर कार्टून के जरिए ट्विटर पर शेयर की। आपको बता दें कि केरल के मल्लापुरम में कुछ लोगों ने एक गर्भवती हथनी को अनानास में पटाखे भरकर खिला दिए। हथनी ने जैसे ही अनानास खाया, उसके मुंह में पटाखे फूट गए और वो बुरी तरह से घायल हो गई। हथनी दौड़ते हुए नदी में जाकर खड़ी हो गई और अपना मुंह पानी में डुबोए रखा। हालांकि वो बच नहीं सकी और नदी में ही उसने दम तोड़ दिया। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी नेताजी सत्यनारायण पर अज्ञात लोगों का चाकू से हुआ हमला। बुधवार रात को आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी नेताजी सत्यनारायण पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। यहां विशाखापट्टनम के कोमुलापुड़ी में ये हादसा हुआ है। हमलावर कौन थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस घटना में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोग उन्हें अस्पताल ले गए और अब वो खतरे से बाहर है। मामले में एफआईआर दर्ज करा ली गई है और जांच भी शुरू हो चुकी है। कोरोना काल में पीपीई बना मुसीबत। एम्स में नर्सों का प्रदर्शन, ड्यूटी के घंटे कम करने की गई मांग। कोरोना वॉरियर्स डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मजबूरी में दिल्ली के एम्स में नर्स यूनियन ने प्रदर्शन किया है। डर की वजह कोरोना नहीं है, बल्कि कोरोना से बचाने के लिए बने पीपीई किट है, जो कि जंजाल बने हुए हैं। कोरोना संकट में लोगों की जान बचाने वाले इन कोरोना वॉरियर्स को अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर धरने पर बैठना पड़ा है। एम्स प्रशासन के दरवाजे पर बैठे नर्सों के समूह का कहना है कि ड्यूटी के दौरान उन्हें लगातार 6 घंटों तक पीपीई किट पहनकर काम करना पड़ता है, जिससे उनकी सेहत खराब हो रही है। किट पहनकर काम करने के दौरान उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। चलिए इनमें से आपको कुछ हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मुश्किलें उनके सामने आती है।
पीपीई किट को काफ़ी देर पहने रहने पर हाइड्रेशन की समस्या होती है। शरीर को नहीं मिल पाती हवा और दम घुटने की समस्या होती है। सिर दर्द, आंखों में जलन और त्वचा रोग जैसी परेशानियां होती हैं। चेहरे पर लगे चश्मे ले हो जाते हैं और कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। इससे कई नर्सिंग स्टाफ की तबीयत भी खराब हो चुकी है। पीपीई किट को बार बार उतारना संभव नहीं हो पाता, इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों को डायपर पहनकर काम करना पड़ता है। इन सभी मुश्किलों को देखते हुए नर्सों की मांग है कि उनकी ड्यूटी की अवधि 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे की जाए और उनकी सुरक्षा पर कड़ा ध्यान दिया जाए। इन सभी समस्याओं और मुसीबतों को देखते हुए नर्सों ने मांग की है कि उनकी ड्यूटी की अवधि 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे कर दी जाए और उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। अपनी मांग को लेकर इन नर्सों ने अस्पताल प्रशासन को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हालांकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक इन्हें नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस पर बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 47 पुलिसकर्मी हुए संक्रमित। दिल्ली पुलिस पर कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 47 और पुलिस वालों को कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है। अब तक दिल्ली पुलिस के 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में एक पुलिसकर्मी की जान भी जा चुकी है। पूरी दिल्ली में अभी भी 150 से ज्यादा इलाके सील है और पुलिस दिन रात ड्यूटी पर तैनात है। यही वजह है कि पुलिस पर खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस से एक दिन में सामने आए नए केस का रिकॉर्ड एक बार फिर से टूटा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1513 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। ये एक दिन में सामने आने वाले कोरोना पॉजिटिव मामलों की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। नए मामलों के सामने आने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 23,645 हो गई है। इसमें से 13,497 एक्टिव मामले हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 9 लोगों की मौत हुई है और अब तक इस वायरस की वजह से 606 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 9,542 लोग इलाज के बाद रिकवर भी हो चुके हैं। केजरीवाल सरकार के बॉर्डर बंद करने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार के दिल्ली की सीमाएं सील करने के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें उसने 1 हफ्ते के लिए दिल्ली की सीमाएं सील करने के सरकारी फरमान को चुनौती दी है। याचिका में केजरीवाल सरकार के फैसले को रेखांकित किया गया है। दिल्ली सरकार का कहना था कि दिल्ली की सीमाएं खोलने पर पड़ोसी राज्यों के लोग भी दिल्ली में इलाज करवाने आएंगे। फिलहाल कोरोना हाल में इसी को ध्यान में रखते हुए सीमाएं सील की जा रही हैं। दायर याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट दिल्ली सरकार को सीमाएं खोलने का आदेश दे। याचिकाकर्ता का कहना है कि पड़ोसी राज्यों के मरीजों को सिर्फ दिल्ली में इलाज कराने से रोकने के लिए सीमाएं सील नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि आदेश पारित करने के बाद केजरीवाल सरकार ने सीमाएं खोलने को लेकर दिल्ली वालों से राय मांगी थी। इसके लिए व्हाट्सएप और ईमेल नंबर के साथ फोन नंबर भी जारी किए, जिसके बाद मात्र 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली सरकार को करीब 4.5 लाख सुझाव मिलने का दावा किया गया है। इससे पहले नोएडा प्रशासन ने कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण की वजह से बिना अनुमति या वैध पास के दिल्ली वासियों के नोएडा में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की छूट के बावजूद हरियाणा सरकार ने भी पालम के पास सीमा को सील कर दिया। इसकी वजह से गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों को सीमा पर काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। यूपी और हरियाणा सरकार की तरफ से दिल्ली वासियों को रोक दिए जाने पर काफी हंगामा हुआ है। जल्द भारत नहीं आ रहा भगोड़ा विजय माल्या, सिर्फ ये थी एक अफवाह। शराब कारोबारी और भगोड़े विजय माल्या के
किसी भी समय भारत आने की खबरें बुधवार रात को छाई रही। अब लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी ने इसका खंडन किया है। एक टीवी चैनल ने तो यहां तक दावा किया कि माल्या भारत आने के लिए विमान में बैठ चुके हैं। वहीं एक टीवी चैनल ने तो यहां तक दावा किया कि माल्या भारत आने के लिए विमान में बैठ चुके हैं। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार माल्या की पर्सनल असिस्टेंट ने बताया कि वो प्रत्यर्पण से संबंधित किसी भी घटनाक्रम से अनभिज्ञ थी। उन्होंने बुधवार देर रात कहा, मुझे आज रात उनके वापस जाने की जानकारी नहीं है। इसी बीच भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि 64 वर्षीय भगोड़े कारोबारी को लंदन से भारत नहीं लाया जाएगा और न ही ऐसा जल्दी ही होने की संभावना भी है। उन्होंने कहा कि अभी उसके प्रत्यर्पण की कोई गुंजाइश नहीं है। मीडिया ने सीबीआई के पुराने बयानों के अनुसार खबरें प्रकाशित की है। कोई भी परिस्थिति नहीं बदली है, इसमें अभी समय लगेगा। माल्या के भारत आने में देरी की एक वजह गृह सचिव प्रीति पटेल द्वारा कानूनी कारणों की वजह से प्रत्यर्पण पर हस्ताक्षर न करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अटकलें है कि वो शरण के लिए आवेदन कर सकता है और ब्रिटेन की अदालत में अभी उसके खिलाफ कुछ मामले लंबित हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कारोबारी माल्या सीबीआई और ईडी के साथ आएगा। चूंकि कानूनी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया खत्म हो गई है, इसलिए उसे अदालत में पेश करने के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या पर देश के 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। ये 2016 में ही भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था। भारतीय एजेंसियों ने ब्रिटेन की अदालत से माल्या के प्रत्यर्पण की अपील की और लंबी लड़ाई के बाद वहां की अदालत ने 14 मई को माल्या के भारत प्रत्यर्पण की अपील पर मुहर लगा दी थी। आपको बता दें कि माल्या 2016 से ही ब्रिटेन में रह रहा है। माल्या पर आरोप है कि उसने करीब 17 बैंकों को धोखाधड़ी की है। माल्या ने कर्ज का एक हिस्सा विदेश में कंपनियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया। दरअसल माल्या के प्रत्यर्पण की बड़ी अड़चन 14 मई को दूर हो गई थी। उस समय माल्या प्रत्यर्पण के खिलाफ केस हार गया था। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, लोन मैरोटोरियम के दौरान ब्याज माफ करने से बैंकों पर पड़ेगा 2 लाख करोड़ का बोझ। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये साफ कर दिया है कि सरकार की घोषणा के मुताबिक वो सर्वाधिक कर्ज की मासिक किस्तों में सिर्फ मूलधन की राशि की अदायगी में राहत देने की स्थिति में है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक ग्राहकों को ब्याज अदायगी में कोई छूट नहीं दी जा सकती। वैसे वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने इस बारे में पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया था कि सिर्फ मूलधन की अदायगी की अवधि बढ़ाई जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किए जाने वाले पर केंद्रीय बैंक को फिर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी है। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 6 महीने के लिए लोन का ब्याज माफ करने से बैंकों पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार ने शुरू की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, 20 लाख लोगों को मिलेगा इसका लाभ। सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। इन स्कीमों के जरिए देशी और विदेशी कंपनियों से बड़ा निवेश आ सकता है। इससे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर मोबाइल फोन और उनके पुर्जों के उत्पादन में बड़ा इजाफा हो सकता है। सरकार के मुताबिक सरकार की इन स्कीमों की बदौलत इस सेक्टर में 2025 तक 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है। इसमें 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 15 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। सरकार ने बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और मेडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए भी स्कीम लॉन्च की है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत भारत में बने सामानों की बिक्री पर 4 से 6% का इंसेंटिव दिया जाएगा। बेस ईयर के आधार पर योग्य कंपनियां 5 साल तक इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इन स्कीमों को लॉन्च करते हुए कहा कि सरकार 2025 तक देश में मोबाइल फोन का उत्पादन 35 से 40% तक बढ़ाना चाहती है। इसके लिए तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीमों पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इनसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।
एसबीआई के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक ने दिया ग्राहकों को झटका, बचत जमा पर घटाया ब्याज। सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने भी ग्राहकों को झटका देते हुए बचत जमा खातों पर ब्याज दरें 0.5% घटा दी। घटी हुई ब्याज दरें 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। वहीं इससे पहले सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई भी ऐसा ही झटका अपने ग्राहकों को दे चुका है। भारतीय स्टेट बैंक ने बचत खाते पर वार्षिक ब्याज पर 0.05% घटाकर 2.70% कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट कर बताया कि 50 लाख रुपए तक की जमा पर नई ब्याज दर 3% वार्षिक होगी। अभी ये 3.50% है। इसी तरह 50 लाख रुपए या उससे अधिक जमा पर ब्याज दर 3.25% होगी। अभी ये 3.75% है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने जारी किया 2022-23 विश्व कप का क्वालिफिकेशन का कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH ने 2022-23 महिला एवं पुरुष विश्व कप के लिए नई क्वालिफिकेशन प्रक्रिया जारी की है। नई प्रक्रिया के मुताबिक 5 महाद्वीपीय चैंपियनशिप में अब 11 जगह विश्व कप के लिए होंगी। इससे पहले इनमें से 6 जगह ही विश्व कप के लिए दी जाती थी और बाकी के 5 स्थान मार्च 2022 में होने वाले FIH क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में से पक्के किए जाएंगे। महाद्वीप कोटा से यूरोप को सबसे अच्छा फायदा होगा क्योंकि 2 विश्व कप में से 4 जगह उसे मिलेगी। नीदरलैंड और स्पेन को महिला टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है और इसलिए इन दोनों का स्थान पक्का है। एशिया को महिला विश्व कप में 2 स्थान मिले हैं और पुरुष विश्व कप के लिए 3 क्योंकि भारत एक विश्व कप की मेजबानी करेगा। दोनों विश्व कप में अफ्रीका को एक स्थान मिला है। मेजबान के अलावा अन्य महाद्वीप कोटा 2021 की कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के रैंकिंग पर निर्भर करेंगे। मैच फिक्सिंग में फंसे श्रीलंका के 3 खिलाड़ी, आईसीसी कर रही है जांच। श्रीलंका की टीम एक वक्त जितनी तेजी के साथ ऊपर उठी थी, आज उतनी ही तेजी के साथ ये टीम नीचे आ रही है। कुमार संगकारा, महिला जयवर्धन, तिलक रत्ने, दिलशान और मुथैया मुरलीधरन जैसे महान खिलाड़ियों के संन्यास के बाद पहले ही ये टीम खराब दौरे से गुजर रही थी और अब इस टीम के खिलाड़ियों का नाम फिक्सिंग में भी शामिल होने लगा है। मिली जानकारी के अनुसार श्रीलंका के 3 खिलाड़ी मैच फिक्सिंग के मामले में फंस गए हैं। हालांकि अभी इन खिलाड़ियों के नामों का खुलासा नहीं हुआ है। इस खबर की पुष्टि खुद श्रीलंका के खेल मंत्री दुलास आलामपोरमा ने की है। खेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके देश के कम से कम 3 खिलाड़ियों की मैच फिक्सिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जांच कर रही है। उन्होंने कहा, हमें काफी दुख है कि खेल में अनुशासन और चरित्र गिर गया है। वहीं इस खबर के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने बयान में कहा कि बोर्ड का मानना है कि माननीय मंत्री ने जिसका जिक्र किया है वो आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई द्वारा 3 पूर्व श्रीलंकी खिलाड़ियों के खिलाफ जांच शुरू करना है। इसमें वर्तमान समय के राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल नहीं है। सोनू सूद से मदद मांगकर उन्हें क्रॉस चेक कर रहे थे बीजेपी के पूर्व मंत्री। विवादित बयान के बाद हो रही है उनकी आलोचना। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद इन दिनों जिस तरह से प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए आगे आए हैं, उससे वो देशवासियों के चहेते बन चुके हैं। भाजपा के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सोनू सूद को चेक करने में बिजी है। दरअसल पहले मध्य प्रदेश के रीवा से भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने सोनू सूद से मदद मांगी और फिर ऐसा विवादित बयान दिया जिससे उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। मदद मांगने को लेकर उन्होंने अजीबोगरीब बात कही है। भाजपा के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला का कहना है कि मदद के बहाने क्रॉस चेक हो गया। वाकई सोनू सूद लोगों की मदद कर रहे हैं। अब यकीन हो गया कि सच में वो लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि वास्तव में समाज सेवी सोनू सूद सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि कई और लोग पूरे देश में मोर्चा संभाले हुए हैं। गरीबों को भोजन कराने के साथ दवाइयों और कपड़ों का इंतजाम भी कर रहे हैं। पूरे देश में एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ समाज सेवी संगठन मोर्चा संभाले हुए हैं और इसी वजह से स्थितियां नियंत्रण में है। सोनू सूद हजारों की तादाद में लोगों की मदद कर रहे हैं।
इस बारे में सोनू सूद का कहना है कि जब तक हर एक प्रवासी मजदूर अपने घर नहीं पहुंच जाता, अपनी मुहिम को जारी रखूंगा। इसके लिए चाहे कितना भी काम और मेहनत करनी पड़े, अंतिम मजदूर के उसको घर तक पहुंचाने तक चैन से सांस नहीं लूंगा। दुनिया भर में अब तक 65 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित, पिछले 24 घंटे में 1.21 लाख नए केस और 5,000 की हुई मौत। वायरस दुनिया भर के 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,21,000 नए कोरोना के मामले सामने आए और मरने वाले लोगों की संख्या 4,927 का इजाफा हो गया। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक करीब 65.62 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,86,000 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 31 लाख लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। दुनिया के करीब 75% कोरोना के मामले सिर्फ 13 देशों से आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 49 लाख है। ट्रंप का विवादित बयान आया सामने, सैनिकों ने दिखाया कि प्रदर्शनों को कैसे कुचलना है। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वाशिंगटन में सैनिकों की बड़ी तादाद में तैनाती की गई है। ट्रंप ने विवादित बयान देते हुए कहा कि सैनिकों ने विरोध प्रदर्शनों को कुचलने का रास्ता दिखाया है। ट्रंप के इस बयान की काफी आलोचना की जा रही है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि सोमवार रात व्हाइट हाउस के बाहर की गई कठोर कार्रवाई का राष्ट्रपति ने समर्थन किया है। ट्रंप देश की राजधानी में आक्रामक कार्रवाई पर शेष देश के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहते थे। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बुधवार को कहा कि आपको वर्चस्व कायम रखने वाला सुरक्षा बल रखना होगा। हमें कानून व्यवस्था कायम रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आपने देखा कि इन सभी जगहों पर जहां समस्याएं हुई, वे रिपब्लिकन द्वारा शासित नहीं है, वे उदारवादी डेमोक्रेट द्वारा शासित हैं। पाक ने टिड्डी संकट को अवसर में बदला, पीएम इमरान ने कहा, पकड़कर मुर्गी पालने वाले को बेचो। पाकिस्तान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के साथ साथ टिड्डियों के हमले से भी जूझ रहा है। देश पर संकट की दोहरी मार पड़ी है। हालांकि सरकार ने टिड्डियों के हमले को अवसर में बदल दिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि लोग टिड्डियों को पकड़कर मुर्गी पालन करने वालों को बेचे, जिससे उन्हें कमाई का एक नया जरिया मिलेगा। इमरान ने कहा कि देश टिड्डियों के हमले से जूझ रहा है। ऐसे में लोगों को इन्हें पकड़ना चाहिए और इसे बेचकर कमाई करनी चाहिए। वे इन्हें पकड़कर मुर्गी पालन करने वालों को बेच सकते हैं। मुर्गी पालन करने वाले इन टिड्डियों को 15 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदेंगे और उसका इस्तेमाल मुर्गियों के चारे के रूप में करेंगे। हांगकांग पर चीन के नए कानून को चुनौती देगा ब्रिटेन, पीएम जॉनसन ने कहा, डरे नहीं, हम है ना। चीनी संसद द्वारा हाल ही में हांगकांग पर पारित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर ब्रिटेन ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि यदि चीन ने हांगकांग पर नया कानून जबरन लादने की कोशिश की तो ब्रिटेन भी अपने आवर्जन नियमों को बदलने के लिए तैयार है। हम हांगकांग के लाखों निवासियों को ब्रिटेन की नागरिकता के लिए एक संभावित रास्ता प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि 1997 में जब हांगकांग शहर चीन को सौंपा गया था, तब उसे कानून के तहत छूट दी गई थी, जो शहर के बुनियादी कानून का हिस्सा है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने टाइम्स अखबार और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक लिखे हुए लेख में कहा कि हांगकांग के कई लोगों को अपने जीवन के उस तरीके से डर लगता है जिसे चीन ने बरकरार रखने का संकल्प लिया है। अगर चीन उनके डर को सही ठहराने के लिए आगे बढ़ता है तो ब्रिटेन का अपनी जिम्मेदारी से हटना अच्छा विवेक नहीं माना जा सकता। इसके बजाय हम अपने दायित्वों का सम्मान करेंगे और एक विकल्प प्रदान करेंगे। उन्होंने लिखा कि हांगकांग में करीब 3.5 लाख लोग वर्तमान में ब्रिटिश नेशनल पासपोर्ट रखते हैं, जो 6 महीने तक ब्रिटेन में बिना वीजा रहने की मंजूरी देता है। अन्य 25 लाख लोग इसके लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। कोरोना से शरीर काला पड़ने के बाद चीनी डॉक्टर की हुई मौत, वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में अब तक 5 डॉक्टरों। कोरोना से शरीर काला पड़ने के बाद चीनी डॉक्टर की हुई मौत, वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में अब तक 5 डॉक्टरों की गई जान।
कोरोना के विस्फोटक को जन्म देने वाली चीनी शहर वुहान के एक डॉक्टर हु वेइफेंग की 4 माह के लंबे संघर्ष के बाद मौत हो गई। 42 साल वेइफेंग चर्चा में थे क्योंकि कोरोना संक्रमण के बाद उनके शरीर का रंग काला पड़ गया था। डॉक्टरों का कहना है कि एंटीबायोटिक की लंबी खुराक के कारण उनके शरीर का रंग बदला। हालांकि इस पर सवाल उठ रहे हैं। वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में कार्यरत वेइफेंग 18 जनवरी को कोरोना की चपेट में आ गए थे। चीनी सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि वेइफेंग का संक्रमण के बाद कोई बयान क्यों नहीं आया। कोरोना से उबर चुके उनके साथी डॉक्टर भी इस पर क्यों चुप्पी साधे रहे। वेइफेंग के एक और साथी डॉक्टर यी फान का शरीर भी काला पड़ गया था। 39 दिनों तक जीवन रक्षक प्रणाली पर रहने के बाद फान स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। चीन के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के उप निदेशक प्रोफेसर डुआन जून ने कहा कि फान और वेइफेंग को अंतिम विकल्प के तौर पर दी जाने वाली एंटीबायोटिक पॉलीमाइक्सिन भी दी गई थी, जिससे शरीर का रंग बदला। जून का दावा है कि स्वस्थ हो रहे फान के शरीर का रंग वापस लौट रहा है। उनका कहना है कि वेइफेंग की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और 22 अप्रैल को ब्रेन हैमरेज के बाद उनकी हालात बिगड़ गई। आपको बता दें कि वेइफेंग वुहान में कोरोना के भयावह संक्रमण का खुलासा करने वाले डॉक्टर ली वेनलियांग के दोस्त थे। महामारी का भंडाफोड़ करने वाले वेनलियांग को पुलिस और सरकारी एजेंसियों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। अमेरिका और दूसरे देशों ने इसी को लेकर चीन पर बीमारी को लंबे समय तक छिपाने का आरोप लगाया था। वेनलियांग की भी पिछले महीने रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। सुर्खियों में वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल कोरोना के प्रकोप का भंडाफोड़ होने के बाद से ही सुर्खियों में रह रहे वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में अब तक 5 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। वेइफेंग और वेनलियांग के साथ डॉक्टर झू हेनपिंग, डॉक्टर जियांग जिंगकिंग और मेई झोंगमिंग की मौत हो चुकी है। अस्पताल के मैनेजर लियो ली की भी मार्च में मौत हो चुकी है। धन्यवाद। आगे की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।